सी देखो, आज हम आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करें। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि हम यहाँ पे कौन से रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी पॉइंट्स हमने देखे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट आपका क्या आता है कि यहाँ पे बाई पैरेंटल ये होता है, मीन्स एक मेल पैरेंट और एक फीमेल पैरेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। गैमीट्स का फॉर्मेशन भी होगा, गैमीट्स का फ्यूजन भी होगा, एंड यहाँ पे आपका डिविजन्स भी होंगे। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें पढ़नी है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी जैसे कि हम पढ़ते हैं आपका तीन टाइप्स में, मीन्स इसके अंदर तीन इवेंट्स हम पढ़ते हैं। वही फर्स्ट इवेंट कौन सी होती है आपकी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन जैसे हमने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में किया है ना, पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखी थी, फिर उसके बाद हमने देखा था फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती है, एंड देन इसके बाद थर्ड इवेंट हमने देखी थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी इन तीनों इवेंट्स के अंदर होता क्या है उससे भी आप कंप्लीटली फैमिलियर हो, राइट। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होगा। अगर हम गैमेटोजेनेसिस मेल के अंदर बात करेंगे यहाँ पे और फीमेल के अंदर बात करेंगे तो दोनों के लिए टर्म्स अलग अलग होंगी। फीमेल में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को बोलेंगे हम oogenesis, मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है। मेल के अंदर होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सो इसलिए हम इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म आपको पता है मोटाइल होता है, एंड ओवा आपको पता है नॉन मोटाइल होता है एंड लार्ज इन साइज होता है एज कंपेयर टू स्पर्म। फर्टिलाइजेशन इवेंट में होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब फ्यूजन से बनता क्या है यहाँ पे, जाइगोट, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा आपका, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मीन जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से और कौन कौन सी स्टेजेस आती है वो सारी स्टेजेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर एम्ब्रियो से कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहीं पे आपकी इवेंट आ जाएगी पार्चुरेशन, जिसको बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये हमारा पूरा चैप्टर का आपका ओवरव्यू रहने वाला। क्लियर, स्टार्ट करें। चलो, अब प्री फर्टिलाइजेशन है, मींस हमें क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले मेल में स्टार्ट करते हैं हम, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ पे है, पोजीशन बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो अब स्टार्ट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अब ये ना कॉमन है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, कि टू टाइप्स के ऑर्गन्स होता है। यहां से भी ना देखो आपका क्वेश्चन आता है, एक होता है आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, इनमें डिफरेंस ये होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है वो गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, बट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कोई गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स और उसके साथ साथ उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन कौन करता है, तो आपको याद रखना है गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं कौन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मेल के लिए, तो मेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा, टेस्टिस, एंड फीमेल के केस में ओवरीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं गैमीट के साथ साथ ही सेक्स हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं।
क्योंकि मेल के अंदर सेक्स हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन। एंड फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले। यहां तक क्लियर? चलो अब हम इसको, चलो नेक्स्ट स्लाइड से ही स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, मैं वो सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे आपका लिखवा रही हूँ। स्क्रोटम सबसे पहले, देन आएंगे टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट वन पार्ट आपका रेटिटेस्टिस, इनको मैं स्ट्रक्चर बना के भी समझाऊंगी आपको। फिर आता है आपका वैसा रिफ्रेंशिया। देन आएगा आपका एपिडिडाइमिस। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका वैसा डिफरेंशिया। देन आएगा इजैकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रा एंड पेनिस। अब इससे एसोसिएटेड आपको ग्लैंड्स भी देखनी है जिनको हम बोलेंगे एसोसिएटेड सेक्स ग्लैंड्स। इसके अंदर आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल 3 ग्लैंड्स। फर्स्ट वन होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकेंडरी कॉपर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये भी नाम आपको पता होना चाहिए, कॉपर ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड दोनों नाम एक ही है। फिर आएगी सेमिनल वेसिकल। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने पार्ट्स लिखे हैं अभी यहाँ पे। अब वन बाय वन करके हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको देखो स्क्रोटम के बारे में क्या है। सबसे पहले स्क्रोटम, अभी क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा, स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है फॉर विच प्रोसेस? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। इसको आप यहाँ पे लिखो, स्क्रोटम एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटर। अभी थर्मोरेगुलेटर की तरह बिहेव क्यों करता है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड एज कंपेयर टू इनसाइड बॉडी। अगर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर देखें तो इंटरनल टेम्परेचर से जो आउटसाइड का बॉडी टेम्परेचर होता है 2 से आपका 5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है बॉडी के बाहर का जो टेम्परेचर है। तो इसीलिए स्क्रोटम जो होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। एंड ये टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें? क्योंकि स्क्रोटम के अंदर ही प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमें 2 से 5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। 2 से 5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। ये एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस होते हैं एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसकी पूरी स्ट्रक्चर मैं आपको भी बना के दिखा रही हूँ, ये देखो। सपोज दिस इज द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर ही आपको याद रखना है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओगे तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है ये कि जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं वो टेस्टिस डिसेंट हो जाती हैं। मीन्स अगर हम बात करें कि सपोज एक मेल बॉय है, जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, तो टेस्टिस उसकी एब्डोमिन
कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है? टेस्टिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एट द 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट के 7th मंथ में क्या होता है? टेस्टिस डिसेंड कर जाती हैं इनटू द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर वो डिसेंड कर जाती हैं, एंड डिसेंड वो करती हैं किसके थ्रू? इंज्यूनल कैनाल के थ्रू, इंज्यूनल कैनाल। अब ये इंज्यूनल कैनाल क्या है? सपोज ये स्क्रोटम है, ये एब्डोमिनल कैविटी, अभी टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट है, दीज आर द टेस्टिस। तो टेस्टिस जिस कैनाल के थ्रू, ये बीच में जो यहाँ पे कैनाल है, जिस कैनाल के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको बोलते हैं इंज्यूनल कैनाल, ठीक है। एंड ये प्रोसीजर परमानेंटली हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से टेस्टिस वापस से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ट्रांसफर होंगे, ऐसा नहीं है। एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 7th मंथ में, एंड किसके थ्रू होंगे? इंज्यूनल कैनाल के थ्रू। यहाँ से आपका नीट में क्वेश्चन आता है कि किस कैनाल के थ्रू टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं इनटू द स्क्रोटम, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन और आती है, अगर ड्यू टू एनी डिसफंक्शनिंग जो टेस्टिस है ये क्या हो जाए? ये फेल हो जाए डिसेंड करने में, ये डिसेंड करने में फेल हो जाए, मींस स्क्रोटम के अंदर ट्रांसफर ना हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंज्यूनल हर्निया, इंज्यूनल हर्निया। इंज्यूनल हर्निया कौन सी कंडीशन है? व्हेन टेस्टिस आर फेल्ड टू डिसेंड, एंड इस कंडीशन की वजह से हो सकती है स्टेरिलिटी, ठीक है। अब तक हमने कितने पॉइंट्स देखे? पहला पॉइंट ये कि स्क्रोटम जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है टू मेंटेन अ 2 से 5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। अभी टेस्टिस प्रेजेंट होता है, टेस्टिस के अंदर ही प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। सो टेस्टिस क्या होता है? पहले तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लेकिन एट द 7th मंथ दे गेट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर वो डिसेंड हो जाते हैं क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और डिसेंड किसके थ्रू होता है? इंज्यूनल कैनाल के थ्रू होता है। अगर ये डिसेंड नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंज्यूनल हर्निया, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी आ सकती है। क्लियर यहाँ तक? तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि टेस्टिस का ओरिजिनेशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ? स्क्रोटम के अंदर हुआ है या फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हुआ है? टेस्टिस का सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हुई है, लेकिन 7th मंथ में वो क्या हो गई है? आपकी डिसेंड हो गई है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे आता है, ये मैंने बनाया स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर आपको याद रखना है, एक स्क्रोटम के अंदर ऑलमोस्ट 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने लोब्यूल्स होते हैं? 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ईच स्क्रोटम के अंदर, एंड इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके 1 से 4, 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सपोज ये मैंने बना दिया, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, किसी के अंदर 4, 3, 2, ये नंबर आपका वेरी कर सकता है। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? yes, इतनी स्ट्रक्चर हमारी क्लियर। अब यहाँ पे देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमने बना दिए हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने बना दिया है। अब जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के आउटसाइड लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है इसकी इनर लेयर और एक होती है इसकी आउटर लेयर। तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे इसकी आउटर लेयर। तो स्क्रोटम की जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एंड इसकी जो आउटर वन लेयर होती है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस।
ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इनर लेयर हुई आपकी क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड आउटर लेयर हुई आपकी ट्यूनिका वेजिनैलिस। इतना नोट डाउन करो यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे हुए हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अब इसके बाद एक चीज आपको देखो यहाँ पे ध्यान ये रखनी है, चलो यहाँ से हम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं इसका। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलने वाले, देखो सेमिनिफेरस, बिकॉज आपको पता है इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही प्रोसीजर होगा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। तो इन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मींस बेसिकली इन्हीं के अंदर बन रहे हैं स्पर्म। तो स्पर्म को स्क्रोटम से निकाल के, स्क्रोटम से हमें क्या कराना है, रिलीज कराना है। तो यहाँ से रिलीज कराने की, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है आपकी क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इन ट्यूब्स के थ्रू आएगा स्पर्म बाहर। तो ये सारी की सारी ट्यूब्स देखो आपस में ओरिजिनेट होके एक कॉमन ट्यूब बना लेगी यहाँ पे, या फिर एक कॉमन कैनाल आप बोल सकते हैं ऐसे। इन सबकी जो ओपनिंग है वो एक कॉमन ट्यूब के अंदर ओपन हो जाएगा, ये ऐसे। एंड इनकी कॉमन ट्यूब्स को, जो यहाँ पे एक कॉमन ट्यूब बनेगी, इसको हम बोलेंगे रेटिटेस्टिस। एंड हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो निकल रही है आपकी, इसको हम बोलेंगे आपका क्या, ट्यूब्यूली रेक्टाई। सपोज करो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो ओरिजिनेट हो रही है ये तो हुई आपकी ट्यूब्यूली रेक्टाई। एंड इसके बाहर आके जो पूरा का पूरा नेटवर्क बन रहा है, जिसमें सारी की सारी ट्यूब्यूली रेक्टाई आपस में ज्वाइंट हो रही हैं, उसको हम बोलेंगे रेटिटेस्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद आया आपका क्या, ट्यूब्यूली रेक्टाई, फिर उसके बाद आ गया रेटिटेस्टिस। फिर ये रेटिटेस्टिस आपस में ज्वाइन होके एक कॉमन वैसा इफ्रेंशिया का फॉर्मेशन करेंगे। क्या बोल रहे हो, देखो चलो इससे पहले ना फिर मैं आपको एक काम करती हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बता देती हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक बार रफ डायग्राम समझो, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर मैंने बोला आपको ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बना दिया, सपोज करो यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैंने मैग्नीफाई कर दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल को। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर मैंने आपको बोला कि इतने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं नहीं। तो ये रहे इसके अंदर 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बन गए 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चलो अब मैं क्या कर रही हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैग्नीफाई करके दिखा रही हूँ आपको। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपका, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की। अभी ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, इसके अंदर का डिटेल बता रही हूँ, यहाँ पे बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो बता रही हूँ। बिकॉज स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा, फिर वो वहां से निकल के ट्यूब्यूली रेक्टाई के अंदर आएगा, फिर ट्यूब्यूली रेक्टाई से एक कॉमन नेटवर्क में आएगा रेटिटेस्टिस, फिर रेटिटेस्टिस से आगे जाके एक और कॉमन पाथ उसको मिलेगा जिसको हम बोलेंगे वैसा डिफरेंशिया। तो अब मैं तुम्हें सबसे पहले क्या बता रही हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एक मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 4 है, उसमें से एक की हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो आपकी बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम से। तो ये आपकी बनी है किससे, जर्मिनल एपिथेलियम से। क्लियर है यहाँ तक, जर्मिनल एपिथेलियम से। अब इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जो बेसिकली फॉर्मेशन करेंगे किसका, स्पर्म का। तो सारे के सारे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स आपके लार्ज साइज सेल्स होते हैं यहाँ पे,
जो बेसिकली काम क्या करेंगे, इन डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट करने का काम करते हैं। इनको हम बोलते हैं आपका नर्स सेल्स। और इसके साथ साथ एक और नाम होता है इनका क्या, सेटोली सेल्स। तो ये क्या काम कर रहे हैं, आपका नर्स सेल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो पूरी की पूरी लेयर है वो बनी है जर्मिनल एपिथेलियम से। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर कुछ सेल्स ऐसी हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगी डेवलपिंग स्पर्म को, और कुछ सेल्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। वो क्या करेंगी, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। इसकी स्पेलिंग सही से लिख देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो आपके स्पर्म का फॉर्मेशन कराएंगी। एंड ये सेटोली सेल्स क्या करेंगी, जैसे ही स्पर्म बना, सपोज ये स्पर्म है, ऐसे स्पर्म बना तो स्पर्म जाके क्या हो जाएगा, इनके अंदर ऐसे एम्बेडेड हो जाएगा अपने किस लिए, नरिशमेंट के लिए, जब तक ये यहाँ से ट्रांसफर होके आपके इन पाथ में नहीं आ जाएगा। सबसे पहले किस में आएगा, ये आपके ट्यूब्यूली रेक्टाइल के अंदर आएगा। तो सपोज करो ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ से स्पर्म आपका रिलीज हुआ, ये जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, इन्होंने स्पर्म का फॉर्मेशन करा। अब स्पर्म जाके इन सेटोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड है, मींस वहां से अपना नरिशमेंट ले रहा है। अब यहाँ पे एक ओपनिंग है इनके अंदर, किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक ओपनिंग है जिसको हम बोलेंगे ट्यूब्यूली रेक्टाइल। तो ये स्पर्म यहाँ से रिलीज होके यहाँ पे आ गया है, आ गया। अब ट्यूब्यूली रेक्टाई से निकल के ये आपका आएगा यहाँ पे, ये जो बीच में कॉमन नेटवर्क बन गया, मींस आपने देखा ना कितने 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और उसके अंदर भी 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक टाइम पे तो बहुत सारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो हर एक ट्यूब्यूली रेक्टाइल से सारे के सारे स्पर्म्स बाहर आएंगे, एंड बाहर आने के बाद इकट्ठे हो जाएंगे किसके अंदर, रेटे टेस्टिस के अंदर, जो ये पूरा का पूरा नेटवर्क है यहाँ पे। अब यहाँ पे इकट्ठे होंगे, फिर इसके बाद ये ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, आपका दूसरी कैनाल में अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, आपका वैसा इफरेंशिया। वैसा इफरेंशिया तक समझ में आया, यहाँ तक आ गए हैं स्पर्म्स। फिर वैसा इफरेंशिया से निकल के नेक्स्ट जो कैनाल आएगी उसको बोलते हैं हम एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे हम उसको, एपिडिडाइमिस। तो ये आ गया आपका एपिडिडाइमिस। अभी मैं एक बार पूरी स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, फिर समझाती हूँ उसको। ये देखो, वैसा फ्रेंशिया तक स्पर्म का हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद आ रहा है आपका क्या, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस का जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं आपका कॉर्पस। सबसे इट मींस स्पर्म सबसे पहले किस में आया, एपिडिडाइमिस के कॉर्पस पार्ट में आया। फिर उसका जो मिडिल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं आपका कोडा। ठीक है, तो इसका मतलब अब स्पर्म यहाँ पे आया। फिर इसके बाद जो थर्ड वन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कैप्यूट। कॉर्पस, कोडा एंड कैप्यूट। अब यहाँ तक स्पर्म आ गया है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वैसा फ्रेंशिया के बाद आता है आपका वैसा डिफरेंस, या फिर वैसा डिफरेंशिया भी हम इसको लिखते हैं। फिर वैसा डिफरेंशिया के बाद स्पर्म आएगा किसके अंदर, एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर, देखो स्वेल अप स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एम्फ्यूला। फिर स्पर्म आया एम्फ्यूला के अंदर, एम्फ्यूला के बाद स्टार्ट होगा इजैक्यूलेटरी डक्ट। फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट से डायरेक्टली आएगा किसके अंदर, यूरेथ्रा से, एंड यूरेथ्रा से पास डाउन हो जाएगा आउटसाइड द बॉडी। ये देखो इतना आया समझ में। एक सेकेंड, ये एपिडिडाइमिस के नेम हमने कुछ गलत लिख दिया है। हाँ, सबसे ये थोड़ा सा इसको सही करो। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर कैप्यूट, कॉर्पस एंड कोडा। हाँ, तो जो सबसे स्टार्टिंग वाला होता है उसको हम बोलते हैं कैप्यूट, फिर बीच में होता है आपका कॉर्पस, एंड सबसे लास्ट वाला होता है कोडा। ये एपिडिडाइमिस के पार्ट है तीनों।
अच्छा ये बताओ पहले मुझे स्ट्रक्चर बना लिया आपने? ठीक है। अब इनको ना यहाँ पे जो हमने सारी सारी नेमिंग्स लिखी थी ना स्टार्टिंग में, सबसे पहले इनसे देखो। सबसे पहले स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटम के अंदर क्या है? टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने फॉर्मेशन किया किसका? स्पर्म का। स्पर्म फिर आपका गया किसके अंदर? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से पहले हमारा क्या आया था? ट्यूब्यूली रेक्टाई। इसको भी लिख लो यहाँ पे। ट्यूब्यूली रेक्टाई से पास डाउन होके किसके अंदर आया? रेटिटेस्टिस के अंदर। फिर वासा फ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में भी हमने 3 पार्ट देखे। तीनों पार्ट को भी यहाँ पे मेंशन करो। कौन कौन से पार्ट थे? द फर्स्ट वन इज योर कैप्यूट, कॉर्पस एंड कोडा। इन तीनों पार्ट्स के अंदर आया। फिर आपका वैसा फ्रेंशिया के अंदर आया, वहां से जैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा एंड फिर पीनस के थ्री आउटसाइड द बॉडी। सारे पार्ट्स हमने मेंशन कर दिए। चलो अब इन पार्ट्स के बाद अब देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पर्म डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज से पास ऑन हो रहा है, तो किस पाथवे के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं एपिडिडाइमिस की, तो एपिडिडाइमिस आपको याद रखना एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है आपकी? पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। सबसे हाईली कॉइल्ड ट्यूब हम इसको बोलते हैं। इट इज वेरी हाईली कॉइल्ड। एंड इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डीकैपेसिटेशन। ये प्रोसेस आपको अभी भी याद रखना है। एंड फिर इसके बाद जब हम फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे ना, वहां पे इसका कैपेसिटेशन हो जाता है। तो 2 टर्म्स है, डीकैपेसिटेशन और एक कैपेसिटेशन। तो डीई से याद रखना है। देखो जनरली हम पढ़ते हैं डीई का मतलब रिमूवल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है डीई से डिपोजिशन, किसी चीज का डिपोजिशन होना। तो जब आपका स्पर्म एपिडिडाइमिस के अंदर है, इतने पार्ट के अंदर है, तो इसके अंदर जो स्पर्म होगा उसके अंदर डीकैपेसिटेशन होगा। इट मींस जो स्पर्म है उसके ऊपर, उसके हेड वाले पार्ट पे बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म मैच्योर होता है कंप्लीटली और मोटाइल हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी मोटाइलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन द हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म के हेड पे कोलेस्ट्रॉल का हो रहा है डिपोजिशन। एपिडिडाइमिस पार्ट में समझ में आ गया क्या हुआ? अब यहाँ पे देखो ट्यूब्यूली रेक्टाइल क्या था? ट्यूब्यूली रेक्टाइल आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एंड वाला पार्ट था वही था ना। तो ट्यूब्यूली रेक्टाइल का आप लिख सकते हो एंड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कन्वर्ज करता है सारे के सारे स्पर्म्स को आपस में। फिर इसके बाद रेटिटेस्टिस को हम क्या लिखते हैं? रेटिटेस्टिस आपका ट्यूब्यूली रेक्टाई ओपन होता है किसके अंदर? रेटिटेस्टिस के अंदर। फिर रेटिटेस्टिस किसके अंदर ओपन होता है? वैसा ही फ्रेंशिया के अंदर ओपन होता है नहीं। फिर वैसा ही फ्रेंशिया ओपन होता है आपका एपिडिडाइमिस के अंदर। फिर ऐसे ही आपका वैसा डिफरेंस आएगा। फिर एम्फिला। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो ये एम्फिला वाला पार्ट है, ये स्पर्म को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक स्टोर करके रख सकता है। एम्फिला क्या है? एक स्वेलिंग ओपनिंग है। इसको हम स्वेलिंग ओपनिंग भी बोलते हैं। थोड़ा सा मैसअप हो चुकी है स्लाइड, ट्राई करना समझने का। जहां पे नहीं समझ में आएगा ना पूछ लेना। फिर इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, ये भी एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। एंड यहां से पता है क्वेश्चन ये आता है कि इजैकुलेटरी डक्ट में कौन कौन से सिक्रीशंस आते हैं। तो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर आपको याद रखने हैं, सबसे पहले क्या आएगा? स्पर्म आएगा। इसको करते हैं ग्रीन से ही। इसके अंदर स्पर्म आएगा प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या लिखा था हमने स्टार्टिंग में? ग्लैंड है ना ये। तो ग्लैंड से सिक्रीशन आ रहा है प्लस स्पर्म, वो सारा का सारा इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर आएगा। फिर अगर हम बात करें यूरेथ्रा के अंदर, तो यूरेथ्रा एक कॉमन पाथवे होता है।
किस किस के लिए? स्पर्म प्लस यूरिन, दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है ये। लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म और आपके ग्लैंड्स का सिक्रीशन ही आएगा, बट यूरेथ्रा के अंदर स्पर्म प्लस यूरिन दोनों आ सकते हैं। एंड यूरेथ्रा ही वो प्लेस होता है जहां पे सीमन का फॉर्मेशन होता है, सीमन फॉर्मेशन अकर। यही बीच में डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी में, एंड डायग्राम के चारों तरफ ये सारी चीजें मेंशन कर दो। हो गया? चलो इतना हमारा डन। अब हम यहाँ जो मैंने आपको डिटेल स्ट्रक्चर में बता रही थी, यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे देखो ये जो सेर्टोली सेल्स है, इन सेर्टोली सेल्स का काम आपको लिखना है क्या क्या होता है। लिखो सेर्टोली सेल्स। सेर्टोली सेल्स का दूसरा नाम नर्स सेल्स। पहला काम तो आपको क्लियर है कि क्या करेंगे, आपका नरिशमेंट देने का काम करेंगे, प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट देने का काम करेंगी। इसके साथ साथ ये सिक्रीट करती हैं इनहिबिन को भी। इन सब का रोल मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके साथ साथ ये आपका सिक्रीट करता है किसको? एबीपी। एबीपी क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, इसको भी सिक्रीट करते हैं ये, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, सॉरी नॉट फैक्टर, प्रोटीन। एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का आप सोच रहे हो इसका क्या रोल है? ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म का फॉर्मेशन कराने में ये प्रोटीन हेल्पफुल होता है। इनहिबिन सिक्रीट करता है ये, और आपका एबीपी सिक्रीट करता है। इतनी चीजें क्लियर? अब एक और चीज सुनो, यहाँ पे जो मैंने आपका ये हाईलाइट किया हुआ है, जर्मिनल एपिथेलियम, स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही हैं। अभी देखो यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये आपका क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास में भी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होता है। ये भी आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिकुलर लोक्यूल के अंदर, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसके पास में कुछ प्रेजेंट है आपकी कनेक्टिव टिश्यूज, ये है आपके टिश्यूज, ठीक है। एंड इन टिश्यूज के साथ साथ कुछ प्रेजेंट होते हैं आपके यहाँ पे कॉम्पिटेंट सेल्स, कॉम्पिटेंट सेल्स, इनका पूरा नाम होता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, ये प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके लेडिज सेल्स, जिसको हम बोल सकते हैं आपके इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स भी हम आपका इनको बोल सकते हैं, ठीक है। अब लेडिज सेल्स का काम क्या होता है? लेडिज सेल्स से एल से याद रखना है आपको, लेडिज सेल्स, एंड एल से ही याद रखना है आपको ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। मींस ये लेडिज सेल्स जो होते हैं अपना काम करते हैं कंप्लीटली ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स के ऊपर। अब जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स का काम होता है सिक्रीट करना क्या? टेस्टोस्टेरोन। बिकॉज आपको पता है टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, स्पर्म का गैमीट का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा, साथ साथ हार्मोन का भी फॉर्मेशन करेगा। तो एक टेस्टिकुलर लोक्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं, एंड कुछ आपके लेडिज सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। लेडिज सेल्स आपके ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन पे वर्क करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड यही टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? मेल कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस कराना।
मेल सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल लाइक अपीयरेंस, वॉइस पिच का लो हो जाना, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में भी ये हेल्प करता है, मस्कुलाइन बॉडी बनाता है। ठीक है, तो ये सारे रोल्स इसके यहाँ पे होंगे। बताओ समझ में आया? एक और इम्पॉर्टेंट चीज, सेटोली सेल्स का एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है, ये आपका वर्क करता है FSH पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके ऊपर भी ये आपका वर्क करता है। अब इम्पोर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पे, ये देखो, पहला क्वेश्चन आपका ये आता है, लेडीज सेल्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेडीज सेल्स किस हार्मोन पे वर्क करता है? LH पे, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन पे। तो L फॉर लेडीज, L फॉर ल्यूटिलाइजिंग, याद रहेगा। सेकेंड वर्क आपका FSH पे कौन सी सेल्स वर्क करते हैं? सेटोली सेल्स। S फॉर, यहाँ से याद रखना है, स्टिमुलेटिंग, एंड S फॉर सेटोली सेल्स। तो मीन्स आपकी जो ये सेटोली सेल्स है ये वर्क करेंगे आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर। यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं जनरली। बाकी एबीपी फैक्टर का भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एबीपी फैक्टर कौन सा फैक्टर, प्रोटीन्स और ये रिलीज कराता है आपका। और टेम्परेचर का पूछ लेते हैं, कितना लेस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपका। बताओ आया समझ में? नेक्स्ट वन, अब सेटोली सेल्स जो होता है ना, सेटोली सेल्स का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेटोली सेल्स आपका प्रोड्यूस कराते हैं क्या? BTB। अब ये BTB क्या होता है? BTB की फुल फॉर्म होती है ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर। समझ पा रहे हो ब्लड टेस्टिस बैरियर का मतलब क्या होगा? देखो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या करता है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी एंटीजन आ जाए, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है नहीं करता है? करता है ना। सेम अगर यहाँ पे भी ऐसा हो, क्योंकि नई टाइप की सेल्स बन रही है आपकी स्पर्म सेल्स, तो हमारा ब्लड उसको क्या एक फॉरेन पार्टिकल नहीं समझ लेगा, फॉरेन पार्टिकल समझ के उनको डैमेज कर देगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया, इन सेटोली सेल्स ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना स्टार्ट किया। ये क्या करती हैं, जो ब्लड है उस ब्लड के बीच में और स्पर्म के बीच में एक बैरियर बना के रखती हैं, ब्लड में और टेस्टिस के बीच में, बिकॉज टेस्टिस के अंदर ही क्या है, स्पर्म है, तो उनके बीच में एक बैरियर बना के रखेंगी ताकि जो ब्लड है वो डायरेक्टली स्पर्म के कांटेक्ट में ना आए और उसको कोई फॉरेन पार्टिकल समझ के डैमेज ना कर दे। क्लियर? बताओ समझ में आया? कुछ कुछ समझ में यहाँ तक। बाकी इसके नोट्स मैं आपको दे ही दूंगी, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, वहां से आप पूरा का पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे, एपिडिडाइमिस के जो हमने 3 पार्ट पढ़े हैं उसमें से थोड़ा सा आपको डिटेल पढ़ना पड़ता है, उसके हम नोट्स बना लेते हैं कुछ। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या है? हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, पेयर्ड है। इसके अंदर 3 रीजन्स मैंने आपको बताया। कौन कौन से रीजन बताए? कैप्यूट, कैप्यूट कौन सा रीजन था? हेड वाला रीजन था। फिर इसके बाद आता है आपका कॉर्पस, कॉर्पस कौन सा रीजन था? बॉडी वाला रीजन था। फिर इसके बाद आता है कोडा, ये कौन सा था आपका? टेल रीजन था। इन तीनों के तीनों पार्ट्स के अंदर आखिरकार अलग अलग कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? कैप्यूट सबसे पहले वाला पार्ट है जो डायरेक्टली वैसा इफ्रेंशिया से क्या है, कनेक्टेड है। तो इट मीन स्पर्म को ये रिसीव करेगा वैसा इफ्रेंशिया से। तो पहला काम तो इसका यही हो गया, इट विल रिसीव स्पर्म फ्रॉम वैसा इफ्रेंशिया। तो जब स्पर्म कैप्यूट पार्ट के अंदर होगा तो इसके स्पर्म के अंदर चेंजेस होंगे, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, उसकी मोटाइलिटी इंक्रीज होगी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी।
ये सारी चेंजेस होंगे कैप्यूट के अंदर। कॉर्पस के अंदर होगा जो मैंने प्रोसेस आपको पहले बताया, डी कैपेसिटेशन। डी कैपेसिटेशन का मतलब क्या था आपका, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। किस पार्ट में होता है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, ऑन द हेड ऑफ स्पर्म, हेड ऑफ स्पर्म। एंड टेल वाले पार्ट में क्या होगा, टेल वाले पार्ट में स्पर्म कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड रहता है, स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिफोर एंटरिंग वेस्ट डिफरेंस। अब वेस्ट डिफरेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है, वेस्ट डिफरेंस का मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इट लूप ओवर द यूराइनरी ब्लैडर। लूप ओवर द यूराइनरी ब्लैडर कैसे होगा वो मैं अभी ना आपको एक रफ डायग्राम बना के समझाती हूँ। जो यूराइनरी ब्लैडर स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस, तो ये यूराइनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर की साइड से ऐसे पास ऑन होके जाता है, तो हम इसलिए बोल देते हैं इट लूप ओवर द यूराइनरी ब्लैडर। एंड इसी के जस्ट बाद आता है आपका एम्फ्यूला, जिसके अंदर स्पर्म टेम्पररी स्टोर रहता है, जिसके अंदर स्पर्म टेम्पररी स्टोर रहता है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, देन आपका यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के अंदर भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, बिकॉज हमने देखा जब तक इजैकुलेटरी डक्ट था वहां तक सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा था, स्पर्म आएगा या फिर आपका सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन आएगा। लेकिन यूरेथ्रा के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा के अंदर मेन इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सी बताई थी मैंने, क्या होता है यूरेथ्रा के अंदर, बताओ। यूरेथ्रा के अंदर सीमेन फॉर्मेशन होता है, भूल गई थी जल्दी, सीमेन फॉर्मेशन होता है यूरेथ्रा के अंदर। तो अब सीमेन फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखो। सबसे पहले इसके अंदर स्पर्म तो प्रेजेंट है, स्पर्म के साथ साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल प्लस बल्बो यूरेथ्रल। इनकी पोजीशंस भी मैं आपको अभी बताऊंगी। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पे, इसका सिक्रीशन आता है, और फिर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सबके सिक्रीशंस मिलके बनाते हैं सीमन को। तो सीमन में पहला क्वांटिटी, पहला कंटेंट तो आपको पता है कि स्पर्म है। अब सेमिनल वेसाइकल क्या सिक्रीट करता है आपका, सेमिनल वेसाइकल सबसे पहली चीज, इसका जो सिक्रीशन होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, इसका सिक्रीशन एल्कलाइन नेचर का होता है। ये आपकी वन पेयर ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल भी आपकी वन पेयर ग्लैंड है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी अनपेयर्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में यही पूछा जाता है कि आपकी कौन सी ग्लैंड इनमें से पेयर्ड है, कौन सी अनपेयर्ड है। तो आपको याद रखनी है प्रोस्टेट ग्लैंड ही ऐसी होती है जो आपकी क्या होती है, अनपेयर्ड होती है। बाकी की ये दो ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल और आपकी बल्बो यूरेथ्रल क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं। याद रहेगा, प्रोस्टेट पी फॉर पेयर्ड, पी फॉर प्रोस्टेट, बट इसका अपोजिट है, यहाँ पे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है अनपेयर्ड। चलो अब यहाँ पे इसकी पोजीशन देखते हैं। सेमिनल वेसाइकल की पोजीशन क्या होती है, ये आपकी यूराइनरी ब्लैडर के बिहाइंड साइड में प्रेजेंट होती है, पीछे की साइड प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड बिहाइंड यूराइनरी ब्लैडर। नेक्स्ट वन, इनके सिक्रीशंस। अब लिखो इनके सिक्रीशन। तो अगर मैं बात करूं इसके सिक्रीशन की, सबसे पहले इसके सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट वन, विटामिन सी, सिट्रिक एसिड एंड आइनोसिटोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, तो मींस यही क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म।
ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका नीट में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि आपका कौन सी ग्लैंड होती है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। सेमिनल वेसिकल, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है आपका फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, एंड आपको पता है स्पर्म अपनी जो एनर्जी लेता है वो फ्रक्टोज की फॉर्म में ही लेता है। नेक्स्ट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपका क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, एंड ये म्यूकस रिक्वायरमेंट होता है किस लिए, ल्यूब्रिकेशन के लिए, ल्यूब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का ल्यूब्रिकेशन कराता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इट न्यूट्रलाइज एनी एसिडिक यूरिन remaining in the urethra। यूरेथ्रा के अंदर जो भी एसिडिक यूरिन होता है उसको क्या कराता है, न्यूट्रलाइज कराता है ये। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसकी शेप के ऊपर, चेस्टनट ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं बिकॉज चेस्टनट शेप भी ये होती है आपकी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि आपका तीनों ग्लैंड्स में से कौन सी चेस्टनट शेप ग्लैंड होती है। चेस्टनट शेप, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेमन के अंदर जो मिल्की अपीयरेंस होता है वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड ही प्रोवाइड कराती है। सो इट प्रोवाइड मिल्की अपीयरेंस। एंड इसके सिक्रीशन मींस जो सिक्रीट करती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड सिट्रिक एसिड। एंड इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसको, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को नरिश करने में, नरिशमेंट देने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिखो ये सारी चीजें यहाँ तक। यहाँ पे क्वेश्चन दो जनरली यही आता है, तीन जनरली, कि आपकी कौन सी अनपेयर्ड होती है, यूरेथ्रा के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, सीमन का फॉर्मेशन होता है, कौन सी ग्लैंड एनर्जी प्रोवाइड कराती है स्पर्म को, एनर्जी प्रोवाइड कराती है सेमिनल वेसिकल, अनपेयर्ड और चेस्टनट शेप है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, और सीमन का फॉर्मेशन हुआ यूरेथ्रा के अंदर। आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से डन। हो गया, चलो। अब इसके बाद यूरेथ्रा के पास टू टाइप के स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होता है। यूरेथ्रा के पास दो स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल स्पिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। इंटरनल स्पिंक्टर एंड एक होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा स्पिंक्टर किस चीज का बना होता है। अभी जो इंटरनल स्पिंक्टर है वो वॉलेंट्री होगा या इनवॉलेंट्री होगा, ये बताओ। इंटरनल स्पिंक्टर होता है आपका इनवॉलेंट्री, मीन जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इनवॉलेंट्री आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये बना किससे होगा, स्मूथ मसल्स फाइबर से, बट फाइबर्स। जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है वो कंट्रोल में होता है, तो इसको हम बोलेंगे आपका वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री है तो किससे बना होगा आपका, स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर से। ये देखो, हो गया यूरेथ्रा तक डन। इजैकुलेटरी डक्ट देख लिया हमने, यूरेथ्रा देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है पेनिस। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर तीन कॉलम्स होते हैं। ये मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ।
अब इसके अंदर ना दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा, यहाँ से ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की एंड इसी के पास में प्रेजेंट होते हैं क्या, एंड इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज, इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं दिस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन। एंड इसकी जो ये लेयर होती है ये बनी होती है आपकी कॉर्पोसा कार्निवोरसा की, सॉरी कॉर्पोसा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। एंड यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग होती है ये लाइंड होती है किससे, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से, स्पॉन्जियोसम। मेरे को बहुत बुरी हैबिट हो गई है स्पेलिंग्स मिस्टेक करने की, कितना भी ट्राई करूँ ना स्पेलिंग सही लिखने का, बट लिख ही देती हूँ कुछ ना कुछ। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि कॉर्पोसा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसा ये दोनों के दोनों होता है इरेक्टाइल टिश्यूज। ये किसके होता है, दोनों के दोनों इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे पेनिस के अंदर 3 कॉलम्स प्रेजेंट होता है। तो 3 कॉलम्स में से जो 2 कॉलम्स हैं वो तो बने होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा के, एंड इसके बाद जो एक कॉलम देखो ना, एक ये और एक ये, 2 कॉलम ये हो गए एंड एक कॉलम ये वाला हो गया जो बना होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के, जो यूरिथ्रा के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। एंड इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यूज। चलो मैं लिखवा ही देती हूँ उसको भी आपको। तो प्रेजेंट है क्या आपके यहाँ पे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन फ्रंट साइड, ठीक है। एंड एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये प्रेजेंट है अराउंड यूरेथ्रा। एंड इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपका इरेक्टाइल टिश्यूज, ये लिखा हुआ स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यूज। क्लियर बच्चों, चलो इतना हमारा डन हुआ। अब इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का पूरा वे देखते हैं। अब ये वे आप लोग खुद बताओगे, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलो सबसे पहले बताओ स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल के कहाँ पे जाएगा, बताओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सबसे पहले कहाँ पे आएगा, ट्यूब्यूली रेक्टाई के अंदर आएगा, नहीं आएगा, उसके बाद बताओ कहाँ पे आएगा, बोलो, रेटिटेस्टिस, फिर उसके बाद, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को, तो बोलो फिर, वैसा फ्रेंशिया, वैसा फ्रेंशिया के बाद कहाँ पे आएगा, कैप्यूट एपिडिडाइमिस, यस उसके बाद बताओ, कैप्यूट के बाद कॉर्पस, कोड़ा, सॉरी कॉर्पस, कॉर्पस, आगे बताओ, कॉर्पस के बाद कोड़ा, कोड़ा के बाद वैसा डिफरेंशिया, नेक्स्ट वन फिला। ये पूरा पाथ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसके बाद या यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के अंदर भी ना 3 पार्ट्स होता है, उसको भी लिख लो। सबसे पहले किसके अंदर आएगा, सबसे पहले आएगा आपके ग्लैंडुलर यूरेथ्रा के अंदर, मीन जिस यूरेथ्रा के चारों तरफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो स्ट्रक्चर भी मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगी। ग्लैंडुलर यूरेथ्रा के बाद आएगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर, फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से आएगा
पेनाइल यूरेथ्रा के अंदर, फिर पेनाइल यूरेथ्रा से आएगा मिएटस के अंदर, मिएटस से आउटसाइड द बॉडी। ये पूरा का पूरा पाथ होता है स्पर्म का। लिखो इस पाथ को, फिर इसकी स्ट्रक्चर से समझते हैं कौन सी ग्लैंड की स्ट्रक्चर लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है। अब देखो ये आपका डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब सबसे पहली चीज हम अपनी जो हमने अभी नोट्स बनाए हैं उसमें देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा स्क्रोटम, तो ये है आपका यहाँ पे स्क्रोटम, ठीक है, स्ट्रक्चर विजिबल है ना। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये देखो यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये दिखाए हुए हैं। तो एनसीईआरटी की एक एक डायग्राम की लेबलिंग भी आपको पता होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, आपको इसको हाइड करके लिख दिया ए, इसको हाइड करके लिख दिया बी। अब बताओ ए और बी क्या है, तो डायग्राम पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसी अकॉर्डिंगली चलेंगे। सबसे पहले ये आपका स्क्रोटम, देन स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से ओपन क्या आ रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वहां से स्पर्म आ रहा है सबसे पहले रेडिड टेस्टिस के अंदर। देन रेडिड टेस्टिस से आपका आ रहा है कहाँ पे, वैसा इफ्रेंशिया, वैसा इफ्रेंशिया से देखो निकल के ये आया कहाँ पे, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के लिए हमने क्या बोला था, ये हाईली कॉइल्ड होती है, तो देखो कितनी ज्यादा ये कॉइल्ड है। यहां से निकल के कहाँ पे आया, फिर आपका ये आ गया देखो वैसा डिफरेंस के अंदर, ये आ गया। अब वैसा डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है, ये आपका बीच में देखो ये रहा यूराइनरी ब्लैडर, यहाँ से लूप ऑन होके आ रहा है, नहीं आ रहा है। वेस्ट डिफरेंस के लिए हमने ये टर्म यूज किया था ना, लूप ओवर द यूराइनरी ब्लैडर, किया था ना ये टर्म यूज। चलो फिर इसके बाद आपका क्या आया, यहाँ पे यूराइनरी ब्लैडर से पास ऑन होके आया ये ग्लैंड। देखो अब आप यहाँ पे ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है इनकी पोजिशनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको ये दिख रही है, दिस इज सेमिनल वेसिकल, जो सिक्रीट करती है क्या, आपका सेमिनल प्लाज्मा, या फिर सेमिनल फ्लूइड भी हम जिसको बोल सकते हैं, ये सिक्रीट हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं क्या, चेस्ट नट शेप्ड ग्लैंड, चेस्टनट शेप। फिर इसके बाद ये रही आपके क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, देखो ये छोटी सी यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर इसके बाद क्या प्रेजेंट है आपका, क्या, यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रा के बाहर प्रेजेंट है ग्लैंड्स पेनिस एंड देन फोर स्किन। ये एक एक लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, कर लो कि सारी की सारी लेबलिंग्स। चलो इतना हमारा पार्ट डन। अब इसके बाद हमारा क्या बचता है इसके अंदर, इसके बाद आता है हमारा गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं। तो अब हमारा क्या प्रोसेस कराना है, हमें स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होगा, पहली चीज तो यही आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्लियर है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनके अंदर कहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तभी तो समझ पाओगे ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, बोलो। सो इट टेक प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब एक और मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आफ्टर बर्थ होता है या फिर बिफोर बर्थ हो जाता है कंप्लीट, या फिर आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी होता है, कौन से डेवलपमेंट स्टेज में स्पर्मेटोजेनेसिस इवेंट होती है, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। बट अगर हम जब नेक्स्ट वाला देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद oogenesis, तो वो आप देखेंगे oogenesis प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही हो जाता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी अटेन करने के बाद होता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दो प्रोसेस आते हैं। पहला प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, एंड एक प्रोसेस होता है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ।
स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन में 3 मेथड्स आता है, कौन कौन से? द फर्स्ट वन मेथड इज योर मैच्यूरेशन, सबसे पहले मैच्यूरेशन होगा, फिर उसका सॉरी नॉट मैच्यूरेशन इट्स मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर ग्रोथ होगी एंड देन मैच्यूरेशन होगा। सबसे पहले होगा मल्टीप्लिकेशन, सेकंड में आएगा ग्रोथ एंड देन थर्ड में आएगा मैच्यूरेशन। ठीक है, तो देखो अब मैंने आपको वहां पे बताया था कि सबसे पहले क्या होते हैं आपके स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, तो ये रहे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब कैसे होगा? स्पर्मेटोगोनिया का नेचर बताओ क्या हो सकता है? हैप्लॉइड हो सकता है या फिर डिप्लॉइड हो सकता है? क्या नेचर होना चाहिए इनका? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? ऑब्वियसली डिप्लॉइड होगा, तभी तो एक गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर होगा आपका माइटोसिस। अभी माइटोसिस बताओ इक्वेशनल डिवीजन होता है या फिर रिडक्शनल? कौन सा डिवीजन होता है? इक्वेशनल मींस जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो इक्वल रहते हैं आपके। फिर से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब देखो माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस में आपके 2 सिमिलर सेल्स बन जाएंगे। यहाँ पे ये हमारी बन गई 2n2n। इसमें से जो एक सेल है ये तो आपकी क्या करेगी? रिजर्व हो जाएगी एज अ स्टेम सेल, रिजर्व एज स्टेम सेल। बाकी जो दूसरे वाली है ये करेगी अपने अंदर ग्रोथ। अभी ग्रोथ ये कर रही है एंड देन ग्रोथ करके हो जाएगी थोड़ी सी साइज में बड़ी। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी। अब जो ग्रोथ होने के बाद सेल बनेगी इसका नाम होगा क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम बोलेंगे आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कौन सा डिवीजन कराओगे ताकि आपका गैमीट का फॉर्मेशन हो जाए? बताओ कौन सा डिवीजन कराओगे? इक्वेशनल कराओगे या रिडक्शनल? कौन सा कराओगे? या मियोसिस का कौन सा फेज? 1 या 2? या मियोसिस 1 क्यों कराएंगे? बिकॉज ये आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। अब जो हमारे पास 2 सेल्स बनेंगी उनके अंदर कितने कितने क्रोमोसोम्स होंगे? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इनके अंदर। तो अब ये जो सपोज करो इसके अंदर था 44 प्लस XY, ठीक है, तो अब इसके अंदर आ गया है 22 प्लस एक्स और दूसरे के अंदर आ गया है आपका 22 प्लस वाई। यहाँ पे हमने इसको बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो ये दो नए सेल्स बने इनको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्वेश्चन ये आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बना? माइटोसिस से बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बना? मियोसिस 1 से बना। बनाया नहीं? अब जो यहाँ पे ग्रोथ वाला फेज हुआ था ना आपका कि देखो स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस हुआ, 2 सेल्स बन गए, इक्वेशनल डिवीजन। अब यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ ना इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तभी तो ग्रोथ होगी जब उसका कंटेंट ग्रो करेगा, कंटेंट के अंदर इंक्रीमेंट होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब हमारे बन गए। अब इनके अंदर कौन सा डिवीजन होगा ये बताओ? अगेन इनके अंदर हम कौन सा डिवीजन कराएंगे? मियोसिस 2 कराएंगे। अब मियोसिस 2 कराया इट मींस ये वाला कौन सा डिवीजन हुआ? इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पे भी आपके क्रोमोसोम्स नंबर रहने वाले हैं सेम। तो ये बन गए हमारे पास टोटल अब कितने? 4 नए सेल्स बन गए हैं जिनका नाम क्या होगा? स्पर्मेटिड होगा। तो सबसे पहले बने
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे बने सेकेंडरी, सेकेंडरी से बने आपके स्पर्मेटिड्स। टोटल कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं? 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। अब यही स्पर्मेटिड्स आपके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बन गए आपका स्पर्म। तो मीन्स स्पर्मेटिड्स अब कन्वर्ट हो गए किसके अंदर? स्पर्मेटोजोआ के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब आपके स्पर्मेटिड कन्वर्ट हुए स्पर्मेटोजोआ के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। डिफरेंस है देखो, वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। अब स्पर्मेटोजोआ बन गए। अब स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद कहां पे जाके एम्बेडेड हो जाएंगे? आपके सेटोली सेल्स के अंदर। क्यों एम्बेडेड होंगे? अपना नरिशमेंट लेने के लिए। अब जब ये सेटोली सेल से रिलीज होंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन बोलेंगे। स्पर्मिएशन। देखो 3 टर्म्स है यहाँ पे, क्लियरली समझना इनको। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और एक स्पर्मिएशन। ये बताओ तीनों की तीनों टर्म में डिफरेंस समझ पा रहे हो ना? लास्ट वाले का मतलब देखो, आपने स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या समझा? कि जब आपकी स्पर्मेटिड कन्वर्ट हुए किसके अंदर? स्पर्मेटोजोआ के अंदर। ये क्लियर है? अब आपको पता है कि स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट लेने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? सेटोली सेल्स के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आगे सेटोली सेल्स के अंदर हो गए एम्बेडेड। अब सेटोली सेल्स के अंदर ये एम्बेडेड जब तक रहेंगे, जब तक इनका इजेक्शन नहीं हो जाएगा, तो तब तक ये सेटोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहेंगे। लेकिन इजैक्यूलेशन के टाइम पे सेटोली सेल्स से ये स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड होंगे। कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। जब ये बाहर निकलेंगे, किसमें आएंगे? पहले ट्यूब्यूली रेक्टाइल, फिर रेडिटेस्टिस, वैसे फ्रेंचिया से पूरा का पूरा पाथ ये कवर अप कर रहे होंगे। उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब हुआ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का रिलीज होना फ्रॉम सेटोली सेल। सेटोली सेल से रिलीज होना इनका, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। बताओ आया समझ में? इनाबत समझ में आया? बोर तो नहीं हुए? ओके चलो, अब बोर नहीं हुए तो और पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हमारा डन। अब आता है आपका स्पर्म की स्ट्रक्चर। बनाए स्पर्म की स्ट्रक्चर। अच्छी सी स्ट्रक्चर बनाओ ताकि आपको याद रहे सारी चीजें। ये देखो, सेंटर में क्या होता है स्पर्म के? वही न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रेजेंट होगा सारा का सारा क्या? जेनेटिक मटेरियल। अब करते हैं इसकी लेबलिंग।
जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसको बोलते हैं हम आपका हेड, ठीक है। अब बीच वाला पार्ट कौन सा होगा आपका, यहाँ पे ये वाला, दिस वन पार्ट इज नोन एज नेक, एंड नीचे वाला पार्ट आपका बॉडी हो जाएगा, एंड ये बन जाएगा आपका टेल। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज, बना देते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज भी। स्पर्म के हेड के ऊपर प्रेजेंट होती है कैप, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, क्या, एक्रोसोम। अब देखो एक एक लेबलिंग को ना ध्यान से सुनना, साथ ही साथ इसके फंक्शन भी कवर अप हो जाएंगे। एक्रोसोम जो ये पार्ट, क्या बोल रहे हो, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग को क्या करने में, एग की जो लेयर्स होती हैं उनको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है। चल, तो स्पर्म के हेड से स्टार्ट करते हैं। हेड वाले पार्ट को बोलते हैं हम आपका एक्रोसोम। एक्रोसोम के पास होते हैं कुछ फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स। इन फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स का पूरा इन्वॉल्वमेंट मैं आपको जब फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ाऊंगी ना वहां पे समझाऊंगी कि कौन सा एंजाइम एग की कौन सी लेयर को डिफ्यूज कराएगा। तो इसके पास पहला एंजाइम होता है आपका एक्रोसिन हाइलोयूरिनिडेज, फिर आता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, फिर आता है आपका डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड, फिर आएगा आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं, लाइक आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो ये तो हुआ आपका एक्रोसोम वाला पार्ट। पूरे के पूरे स्पर्म के चारों तरफ प्रेजेंट होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक्रोसोम यहां से आता है, आपका एक्रोसोम बना कैसे है, ये बना किस पार्ट से, हमने देखा था अभी, ये जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी। अब आपको सेल पता है ये आपकी क्या है, सेल है। जैसे कि सभी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस सारे पार्ट होते हैं ना, तो आपके सेल का जो गोल्जी एपरेटस वाला पार्ट था ना, उसने मॉडिफाई होके बना लिया एक्रोसोम। तो एक्रोसोम किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, कहां से मॉडिफाई हुआ है, सो इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस, जिसको एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है, स्पर्म को एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है, बताओ, फ्रक्टोज की फॉर्म में ना, जो सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल वेसिकल उसको प्रोवाइड कराता है। फिर ये गोल्जी एपरेटस तो मॉडिफाई होके बन गया। अब ये जो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इस स्पाइरल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं नेबरकर्न अरेंजमेंट, नेबरकर्न अरेंजमेंट। तो इन अरेंजमेंट में टोटल होते हैं आपके 30 से 35 माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर ये आपका टेल वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट आपका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। टेल क्या करती है, स्पर्म को एक विप्लैश मूवमेंट देने में हेल्पफुल होती है, विप्लैश मूवमेंट इसको प्रोवाइड कराती है। एंड ये टेल वाला पार्ट आपका बना होता है 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये पार्ट क्लियर। अब बचता है आपका नेक वाला पार्ट, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हाँ यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक वाले पार्ट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट को हम बोलते हैं आपका प्रोक्सिमल पार्ट, एंड एक होता है इसके अंदर आपका डिस्टल पार्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है प्रोक्सिमल और आपके डिस्टल के अंदर, वो देखो।
जो इसका प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है ये आपका हेल्पफुल होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। एंड डिस्टल वाला पार्ट क्या होता है, इट फॉर्म एक्सियल फिलामेंट डिवीजन। ये डिवीजन के टाइम पे मैं आपको समझाऊंगी जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन कहाँ से आता है वो सुनो। सबसे पहले एक्रोसोम के पास कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एक्रोजिन होता है, हाइलोयूरिडेज होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, डिसइंटीग्रिन पेप्टाइन और आपके हाइड्रोलिटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। एक्रोसोम बना कहाँ से है, मॉडिफाइड फॉर्म है आपके गोल्जी एपरेटस की। इसको एनर्जी चाहिए होती है फ्रक्टोज की फॉर्म में। सेंटर में प्रेजेंट होता है इसका न्यूक्लियस जिसके पास सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका नेक वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अरेंजमेंट याद रखना है, इसको बोलते हैं आपका नेबरकर्न अरेंजमेंट। बाद में आता है टेल। स्पर्म कैसा मूवमेंट दिखाता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, विप्लैश मूवमेंट ये आपका दिखाता है। बस इतना क्वेश्चन पूछते, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। लिखो इतना पार्ट, फिर आगे चलता है। फिर आपका होता है मेल वाला पार्ट। फिनिश हुआ या नहीं, नहीं, बस 2-3 पॉइंट्स और रह गए हैं इसके, फिर फिनिश। कुछ की पॉइंट्स हैं वो लिखवा दूं। चलो अब हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नोन एज। एनीवन नोज रिमूवल ऑफ टेस्टिस को क्या बोलते हैं, पहले पढ़ाया था ना, ऑर्किडेक्टोमी। यहाँ पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नोन एज ऑर्किडेक्टोमी। सेकेंड, रिमूवल ऑफ वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस के रिमूवल को क्या बोलते हैं ये तो पता ही होगा, वेसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी। वेरी गुड, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी क्या करता है, इट स्टॉप द पैसेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म के पैसेज को ही तो स्टॉप कर देता है। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। थर्ड लिखो, थर्ड आता है नंबर ऑफ स्पर्म। अरे जल्दी जल्दी में ना बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ। नंबर ऑफ स्पर्म पर इजैकुलेशन, कितने होते हैं नंबर ऑफ स्पर्म पर इजैकुलेशन, 300 मिलियंस। एंड इजैकुलेशन की अमाउंट होती है 2 से 5 ml। 2 से 5 ml ऑफ सीमन में 300 मिलियन स्पर्म्स हो सकते हैं। फोर्थ, सीमन का पीएच कितना होता है, 7.3 से लेके 7.7 हो सकता है। ये चीजें क्लियर। फिफ्थ पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से समझना है। देखो, एटलीस्ट 60% sperm should show normal size and shape। जो ये 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं, इनमें से कितने, 60% स्पर्म्स का
जो नॉर्मल साइज है एंड शेप है ये होना चाहिए। और इन 60% में से भी आउट ऑफ विच एटलीस्ट 40% के अंदर विगोरस मोटाइलिटी होनी चाहिए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टोटल स्पर्म्स हैं उनमें से 60% स्पर्म का नॉर्मल साइज एंड शेप होना चाहिए। आउट ऑफ 60% 40% का विगोरस मोटाइलिटी होना चाहिए फॉर अ प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। क्या समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, समझो इसका। यहां तक नोट कर लिया? ये बताओ। देखो, सपोज एग्जाम्पल मैं ले रही हूं आपका 1000 स्पर्म्स है। 1000 स्पर्म्स में से मुझे ये चेक करना है कि कितने स्पर्म्स नॉर्मल हैं। तो 1000 में से मुझे चेक करना है एटलीस्ट 60% पहले। तो 1000 इंटू 60% कितना होगा? 1000 इंटू 60/100, ये कैंसिल। तो एटलीस्ट इसमें से मैं बोल सकती हूँ कि 600 जो स्पर्म्स हैं उनके पास नॉर्मल शेप है एंड साइज है। ठीक है, अब इन 600 का ही 40% मुझे लेना है। कितना हो गया? 240। तो मीन्स आपका 1000 में से जो 240 स्पर्म्स हैं उनके पास शेप भी नॉर्मल है, उनका साइज भी नॉर्मल है, प्लस उनकी मोटाइलिटी भी नॉर्मल है। बिकॉज एक प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म की मोटाइलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आगे समझ में? अगर एग्जाम में कोई भी नंबर दे दे स्पर्म का तो आप बता दोगे ना कि कितना साइज एंड शेप, कितने नॉर्मल साइज एंड शेप होगा इसमें, और उनमें से भी कितने प्रॉपर अमाउंट होगा स्पर्म्स का। शेप, साइज एंड मोटाइलिटी बोलेंगे तो पहले 60% निकालना, फिर उसका 40 निकाल देना। सिर्फ नॉर्मल शेप एंड साइज बोलेंगे तो सिर्फ 60% कर देना। ठीक है, चलो। हाँ। फिर इसके बाद आते हैं कुछ डिसऑर्डर्स। फर्स्ट डिसऑर्डर होता है ओलिगोस्पर्मिया, सॉरी एजोस्पर्मिया। फिर आता है आपका एस्थीनोजूस्पर्मिया। देन आता है आपका टेरेटोजूस्पर्मिया। अब ये कंडीशंस क्या क्या होती है, इन कंडीशंस में क्या होता है वो सुनो। सॉरी, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है जब स्पर्म काउंट लेस हो जाए, मींस लेस नंबर ऑफ स्पर्म्स। अब लेस नंबर ऑफ कितने बोलेंगे? पर इजैकुलेशन 300 मिलियन होने चाहिए, और अगर वो 300 ना होके 80 मिलियन रह जाए तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। 80 मिलियन पर इजैकुलेशन। एजोस्पर्मिया का मतलब होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा स्पर्म काउंट, नेग्लिजिबल स्पर्म काउंट मीन्स ये काउंट सिर्फ 20 मिलियन रह जाए पर इजैकुलेशन। एक्टिनोजूस्पर्मिया का मतलब स्पर्म के पास मोटाइलिटी कम हो, लो स्पर्म मोटाइलिटी। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्टिनोजूस्पर्मिया। टेरेटोजूस्पर्मिया का मतलब होता है अगर स्पर्म की शेप प्रॉपर ना हो, शेप ऑफ स्पर्म बिकम डिस्टॉर्टेड। बताओ, आगे सारी चीजें समझ में यहाँ तक? चलो, अब हमारा ये फिनिश होता है आपका। या एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ से, कभी कभी ना स्पर्मेटिड्स का नंबर पूछ लेते हैं। एक फॉर्मूला याद रख लो बस, इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट निकालना हो कभी भी तो x/4 कर दो,
एंड x क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पर्मेटिड, कि कितने स्पर्मेटिड्स हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे, अगर आपसे पूछ लिया हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर प्रोड्यूस्ड, अगर हमारे पास टोटल है कितने 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो बताना निकाल के कितने स्पर्मेटिड होंगे। इफ वी हैव 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने हैं हमारे पास, 100 इज इक्वल्स टू x/4, तो इसका मतलब हमारे पास कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, 400 स्पर्मेटिड बनेंगे। आ रहा है ये फॉर्मूला समझ में, क्या लिखा मैंने, ये क्वेश्चन लिखा हूं पूरा। एक क्वेश्चन इसके लिए यहाँ पे ये बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, तो इसका फॉर्मूला ये होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज इक्वल्स टू 2 इंटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कभी भी आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट निकालना है कि टोटल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे, जितने भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे उसका डबल कर देना। अगर तुम्हें बोला 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पूछे कितने होंगे, तो कितने होंगे, 200 हो जाएंगे, है ना। बताओ भाई, देखो यहाँ से समझ आने की इसको एक बात तो ट्राई करती हूँ मैं तुम लोगों को। कहाँ पे गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, हमने डिलीट कर दिया क्या स्पर्मेटोजेनेसिस, मे बी हमने स्लाइड को डिलीट कर दिया। चलो देखो समझना इसको, अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो उसको निकालना है x/4 करके नंबर ऑफ स्पर्मेटिड, क्योंकि आपने देखा एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, 2 से 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, बनता है नहीं बनता है, और वही स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है। तो बस ये 2 फॉर्मूले याद रख लेना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, वही कौन सा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट is equals to 2 into primary spermatocyte, and primary spermatocyte is equals to x/4, x है यहाँ पे spermatid। बताओ आगे समझ में। चलो फिर ये हमारा फिनिश होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हम आपका करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ट्राई करेंगे चैप्टर को हो जाए तो फिनिश, अच्छा ही रहेगा, 2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा तो ठीक है। फिर हम अपना इजीली सैटरडे में नहीं हुआ तो हाँ सैटरडे में तो कंफर्म हो ही जाएगा, फिर संडे में हम आपका क्वेश्चन, संडे में तो फाइनल है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस पूरी यूनिट को फिनिश करके, फिर चाहे हमें 2 घंटे क्लास लेना पड़े, 3 घंटे क्लास लेना पड़े, एक यूनिट को विद इन अ वीक फिनिश करने का हम टारगेट रखेंगे आपसे, ठीक है। ओके मैम, चलो मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में आपका, तब तक पढ़ो। एंड जो पहला हम पढ़ चुके हैं ना बायोटेक के, मैंने लेक्चर्स आपके अपलोड किया हुआ है, तो पूरा बायोटेक पढ़ो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बोल देना, मैसेज कर दो, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, मैं तुमको भेज दूंगी। या फिर मैंने तुम्हारे उसमें चैनल बनाया है ना, देखा होगा टेलीग्राम पे, उस चैनल पे मैं तुम्हारे ना चैप्टर वाइज नोट शेयर करूंगी, और उसके साथ साथ ना वहां पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी वहां पे शेयर होंगी। तो तुम क्या करना, कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो वहां पे जाके सर्च करना उसी चैप्टर के वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हो, बिकॉज पता ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सारे के सारे क्वेश्चंस के ना अपने पास लिखते रहो आंसर्स, हमेशा अनसॉल्व लेके बैठो, अनसॉल्व में अपने पास आंसर कीज लिख लिया, फिर उन आंसर कीज को मैच करो एंड अपने आप को नंबरिंग किया करो कि मेरे कितने सही हैं। सपोज तुम्हारे कितने 5 या 10 गलत, 10 क्वेश्चन गलत आए हैं, तो उस चैप्टर को फिर से पढ़ो एंड दोबारा से फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो तुम्हें खुद इंप्रूवमेंट लगेगा एंड तुम्हें लगेगा कि वो चैप्टर ना तुम्हारा इतना अच्छे से हो गया होगा, तुम्हारा दोबारा पढ़ने का मन खुद ही नहीं करेगा उसको। लेकिन क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है तुमको, चाहे उस चैप्टर को 10 बार क्यों ना पढ़ लेना। इसलिए जितने चैप्टर मैंने करा दिए हैं क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो फिर मिलता है कल की क्लास में, रेस्ट करो अभी एंड देन बैठ के पढ़ाई करो। बाय बाय।